12 लाख कंप्लेंट्स, 11,333 करोड़ की ठगी। दोस्तों ये नंबर बहुत ही ज्यादा डरावना है क्योंकि जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 के बीच में इन 9 महीनों के अंदर हमारे देश में 12 लाख के करीब कंप्लेंट्स आ चुकी हैं साइबर स्कैम से जुड़ी हुई। और इन्हीं कंप्लेंट्स के जरिए पता चलता है कि 11,333 करोड़ की ठगी हमारे देश के आम नागरिकों से की जा चुकी है। ये नंबर और ज्यादा डरावना तब हो जाता है जब हम इसके बढ़ते ट्रेंड को नोटिस करते हैं। साल 2021 में यह आंकड़ा सिर्फ 1,35,000 कंप्लेंट्स का था। 2022 में यह आंकड़ा 5,14,000 के करीब कंप्लेंट्स का हो जाता है। 2023 के अंदर 11,31,000 कंप्लेंट्स आती हैं और अब साल 2024 पूरा भी नहीं हुआ है, ऑलरेडी 12 लाख से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। इन 4 सालों के अंदर कुल मिलाकर 30 लाख से भी ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर की जा चुकी हैं। ये सिर्फ रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स की बात हो रही है, जिनके जरिए हमें पता चलता है कि कुल मिलाकर 27,914 करोड़ की ठगी इन साइबर अपराधियों ने हमारे देश की भोली भाली जनता से कर लिया है। दोस्तों अगर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करें कि हमारे देश में किस सेक्टर में लोगों को सबसे ज्यादा ठगे जाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नंबर सामने आता है, जहां पर लोगों से कहा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करके इसमें इन्वेस्ट करें या फिर अपना पैसा मुझे दे दें, मैं इसे मैनेज करूंगा और आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा गुना बढ़ा दूंगा। इन तरह के जो फ्रॉड्स हैं इनकी कंप्लेंट सबसे ज्यादा आती है। दूसरे नंबर पे अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्लान्स हैं, जिनमें बताया जाता है कि 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी साल 2024 के खत्म होने से पहले ही हो चुकी है। तीसरे नंबर पे साइबर अरेस्ट आता है। साइबर अरेस्ट एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो दिन प्रतिदिन हमारे देश में देखने को मिलती है। इसके बारे में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात में बात करी है। बता दें आपको कि साइबर अपराधियों ने साल 2024 के अंदर 1600 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट ठग लिया है, जिसमें से 63,000 के करीब के कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उन्होंने भी अपनी मन की बात में डिस्कस किया है कि किस तरह से साइबर अपराधी आपको फंसाते हैं और कहते हैं कि हम सीबीआई या फिर किसी बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं और आपको अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, जैसा हम कहते हैं वैसा करिए, अपनी डिटेल्स शेयर करिए, आपके नाम पे वारंट निकला है या फिर आपको अरेस्ट करने की बात कही जाती है, आपको डराया धमकाया जाता है, वीडियो कॉल पर रखा जाता है, घंटों आपसे पूछताछ की जाती है फर्जी पुलिस ऑफिसर बनके, फर्जी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बनके, और आपको डर में बहुत कुछ करने को कहा जाता है, जहां पर आप कई बार बहक जाते हैं और अपने पैसे को, अपनी मेहनत की कमाई को खो देते हैं। दोस्तों साइबर रिकॉर्ड का डेटा बताता है कि साल 2024 के अंदर ये जो 12 लाख से भी ज्यादा की कंप्लेंट्स आई हैं, इनमें से लगभग 45% जो कंप्लेंट्स हैं वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन से जनरेट हुई हैं, जहां पर म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसी कंट्रीज को सोर्स कंट्रीज बताया जाता है। यानी कि इन कंट्रीज से ही फ्रॉडस्टर्स कॉल करते हैं, कोशिश करते हैं आम भारतीयों को ठगने की। हाल ही में एक खबर भी आई थी कि किस तरह से बहुत से भोले भाले भारतीयों को ज्यादा पैसे के लालच में विदेशों में जॉब का ऑफर दिया जाता है और ये जॉब ऑफर्स कंबोडिया, लाओस, म्यांमार में सिचुएटेड होते हैं, लेकिन जब एक बार वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उनके द्वारा ही देश के नागरिकों को ठगे जाने का पूरा कार्यक्रम शुरू किया जाता है। उन्हें खाना नहीं दिया जाता, उन्हें पैसे नहीं दिया जाता, उन्हें बिना किसी लेबर कानून के अरेस्ट करके उन पर अत्याचार किए जाते हैं और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो आम भारतीयों को कॉल करें और उनसे पैसे वसूलें। ऐसी कुछ घटनाएं भी हाल ही के दिनों में सामने आती रही हैं। और दोस्तों यही वो रीजन है जिसके चलते आपको, मुझे और हम जैसे तमाम हिंदुस्तानियों को इसकी जानकारी होना जरूरी है कि आखिरकार ये साइबर अपराध क्या है, कैसे होते हैं और इनसे बचने का सही तरीका क्या है। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि साइबर अपराध की शुरुआत हमें कब से देखने को मिलती है, तो इसकी शुरुआत 1980 के दशक में होती है, जब ये बेसिक फॉर्म में था, जब टेलीकॉम सर्विसेज और ईमेल सर्विसेज अपना विस्तार कर रही थी। दुनिया में ग्लोबलाइजेशन और कम्युनिकेशन का विस्तार हो रहा था और साथ ही में मिस इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती जा रही थी। साथ ही में लोगों ने कोशिश करी कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा सके। पहले कॉल करके गलत इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी और उसके चलते पैसे लूटे जाते थे। उसके बाद लोगों ने वायरसेस भेजना शुरू कर दिया, यानी कि साइबर अपराधी अपने आप को अपग्रेड करते रहे। वायरसेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते थे, आपके डेटा को डैमेज करते थे, उसे चुराते थे, फिर बाद में आपसे रैंसम मांगी जाती थी। तो इस तरह से साइबर अपराधों का विस्तार होना शुरू हुआ। लेकिन आज ये पूरी तरह से बदल चुका है। आज नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है।
आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में पता है और अब इसी के साथ साइबर अपराधी अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। वो हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसके चलते वो आपके डेटा को और आपकी रेपुटेशन को डैमेज कर सकते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ रैंसम की डिमांड की जाती है बल्कि आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस भी क्रिएट की जा सकती है, यानी कि आप जो हैं उसको भी खतरा है, यानी कि आपकी आईडी जो भी है उसको भी पूरी तरह से खतरा है। आप एज अ पर्सन एक क्रिमिनल में कब तब्दील हो सकते हैं इन साइबर अपराधियों की वजह से आपको भी नहीं पता। इसलिए इसमें आपकी सावधानी का बहुत ज्यादा योगदान है। आप जितने सावधान होंगे उतने बेहतरीन तरीके से अपने आप को बचा के रख पाएंगे। और दोस्तों, ये साइबर अपराध सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी आप या मेरे तक सीमित नहीं है बल्कि एक पूरी कंपनी के सिस्टम को भी डैमेज किया जा सकता है इसके जरिए। इसके अलावा एक पूरी गवर्नमेंट को भी शैटर किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट की संस्थाओं से जुड़ी जो वेबसाइट्स हैं, जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है या फिर उसे कोई हैक कर लेता है तो उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, ये साइबर क्राइम ना सिर्फ एक इंसान को अफेक्ट करता है बल्कि पूरे देश को अफेक्ट करता है। और कुछ लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर क्राइम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। चाइना और रशिया में तो कहा भी जाता है कि बहुत से ऐसे साइबर क्रिमिनल्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट बैक करती है। ऐसे कुछ इल्जाम भारत के ऊपर भी लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इसकी अभी दुनिया में कोई कंफर्मेशन नहीं है। सब लोग दबे मुंह ये कहते हैं कि हर एक देश की अपनी खुद की साइबर विंग है जिसकी मदद से वो दूसरे देशों के नागरिक की और दूसरे देशों की सरकारों की गतिविधियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और वहीं कुछ इंडिविजुअल ग्रुप्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इंडिविजुअली आपस में कोऑपरेट करते हैं, आपका डेटा चुरा कर डार्क वेब में बेचते हैं या फिर आपको बेचने की धमकी देते हैं, जिसके चलते वो आपसे भी पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। साल 2023 वो साल था जहां पर हफ्ते के बेसिस में इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होने वाले साइबर अटैक के जो मामले हैं ये हर हफ्ते 15% की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे। दोस्तों, मैं महीने या साल नहीं बोल रहा हूं, 15% की रफ्तार से हर हफ्ते पे इजाफा हो रहा था। और इसी के चलते भारत आज दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जब बात आती है साइबर अटैक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि भारत के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं। वीकली बेसिस में साल 2023 के अंदर देखा गया कि 2100 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। और नंबर 1 पे ताइवान देश आता है जहां पर वीकली बेसिस पे ऐसे मामले 3000 केसेस से ज्यादा थे। और दोस्तों, इन साइबर अपराधियों के द्वारा कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा गया है। इंडिविजुअल लेवल पे आम नागरिक को तो ये परेशान करते ही हैं, लेकिन रिटेल सेक्टर में भी ये अब तेजी से अपने एक्सपेंशंस कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के अंदर तेजी से ग्रो कर रहा है। इसी के साथ चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर को इन्होंने नहीं छोड़ा है जहां से कंप्लेंट्स नहीं आती है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें कि लोगों को किस तरह से ठगा जाता है तो ओटीपी फ्रॉड्स की बात सामने आती है, जहां पर कहा जाता है कि आपके पास एक ओटीपी आया होगा और मैं कस्टमर केयर सर्विस से बात कर रहा हूं, आपको ये ओटीपी बताना है। उसके बाद जैसे ही आप ये करते हैं आपका डेटा और आपका पैसा उड़ जाता है। साथ ही में सेक्सटॉर्शन की घटनाएं सामने आती हैं, यानी कि आपके साथ ऑनलाइन चैट की जाएगी, आपको हनी ट्रैप में फंसाया जाएगा, आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ली जाएंगी, फिर बाद में आपकी इंटीमेट पिक्चर्स, आपकी इंटीमेट डिटेल्स को लीक करने की धमकी दी जाएगी और इसी ही के चलते ये फ्रॉड भी ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसके अलावा लेंडिंग एप्स का मामला भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर चाइनीज लेंडिंग ऐप का मामला बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि ये जो लेंडिंग ऐप है शुरुआत में आपसे कहती हैं कि बिना इंटरेस्ट के पैसा ले लो और जब आप ऐसा करते हो तो फिर बाद में ये आपकी पर्सनल डिटेल्स को लीक करने की और आपको सरेआम बदनाम करने की धमकी देते हैं। साथ ही में आपके रिश्तेदारों को कॉल करके भी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कहने की बात करते हैं। हालांकि दोस्तों, इन तरह के फ्रॉड्स को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है उसने कोशिश करी है देश के तमाम बैंकों को चेतावनी देने की। वक्त वक्त पर वो बताते रहते हैं कि किस तरह की कमियां आपके बैंकिंग सिस्टम में दिख रही हैं। इसी के अलावा तमाम बैंक से भी कहा जाता है कि आप अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा और उनका पैसा सुरक्षित रह सके। इसी के अलावा देश की टेलीकॉम कंपनीज के साथ भी सरकार कोलैबोरेट करने की कोशिश करती है ताकि जो इंटरनेशनल नंबर से आपको फ्रॉड कॉल आती है, फ्रॉडलेंट मैसेजेस आते हैं, इन्हें पहले ही रोका जा सके, इन्हें पहले ही ब्लॉक किया जा सके और ये रिसीवर एंड तक आप पर पहुंच ही ना सके। लेकिन दोस्तों, इन तमाम कोशिशों और सावधानियों के बावजूद भी हमारी देश की सरकार एक ऐसा तंत्र नहीं डेवलप कर पाई है जिसके चलते देश को साइबर थ्रेट प्रूफ बनाया जा सके। हालांकि ये करना पूरी दुनिया की सरकारों के लिए भी मुश्किल लगता है। अगर साल 2024 के ही एक इंसिडेंट की बात करें कि किस तरह से पढ़े लिखे नौजवानों को भी साइबर अपराधी मूर्ख बनाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। 2024 की ही बात है जब हैदराबाद में काम कर रहे एक आईटी प्रोफेशनल से कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की ठगी कर ली जाती है। ये सारा वाकया कैसे हुआ इसके बारे में भी जान लीजिए। उस प्रोफेशनल के पास एक कॉल आता है अननोन नंबर से जिसे वो पूरी तरह से इग्नोर करता है और कॉल को पिक कर लेता है।
कॉल पिक करने के बाद सामने वाला शख्स कहता है कि सर आपका पार्सल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। वो शख्स कहता है कि भाई मैंने तो कोई पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो सामने वाला शख्स कहता है कि वो पार्सल कैसा है क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन आपका आधार कार्ड इसमें लिंक्ड है और आपके आधार कार्ड की जब जांच हुई है तो पता चला है कि किस तरह से उसके साथ दुनिया भर के तमाम बैंक्स लिंक्ड हैं और उनसे टेरर फंडिंग होती है। वो शख्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन इसी बीच में सामने वाला शख्स आपके आधार कार्ड की डिटेल्स आपको पढ़कर बताता है। वो कहता है आपका नाम ये है, आपका ये डिटेल है, आपका ये एड्रेस है, आपका ये नंबर है। ये सारी डिटेल सुनने के बाद वो शख्स चौंक जाता है और फिर वो कहता है कि अब करना क्या है। वो बताता है कि एक आपराधिक मामला है और यहाँ पर 2019 में हुए पुलवामा अटैक के टेरर अटैक से जुड़ी फंडिंग का मामला भी सामने आता है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड बताया जा रहा है। वो शख्स कहता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो वो सामने वाला शख्स बताता है इसके लिए इंक्वायरी से अगर आप बचना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए अभी ट्रांसफर कर दीजिए। और वो आईटी प्रोफेशनल जो कि पढ़ा लिखा आईटी प्रोफेशनल था, डर के मारे ऐसा कर देता है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जितने भी साइबर अपराधी हैं वो आपको कॉल करके आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कोई नेगेटिव न्यूज देंगे, साथ ही में वो आपको समय नहीं देंगे, वो आपके डर के साथ खेलेंगे। वो चाहते हैं कि आप डरे रहें, आप हैरान रहें और उनसे ही जवाब पूछें कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलने वाला है, और इसी बीच में आपके साथ ठगी कर ली जाती है। दोस्तों ये तो बात रही कि किस तरह से ये साइबर अपराधी आम नागरिकों को ठगते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी जद से बड़ी कंपनीज भी पीछे नहीं है। जूम सर्विसेज तो आपने यूज की ही होंगी, जो आपको ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन्हें भी एक बड़ा साइबर अटैक फेस करना पड़ा अप्रैल 2020 में। और जो ऑफिसेस का वर्किंग कल्चर था ये रिमोट वर्क की तरफ झुक रहा था। इसी के चलते जूम कॉल की इंपॉर्टेंस बढ़ती है और इसी का फायदा साइबर अपराधी भी उठाते हैं। जूम ने जो गलती करी वो ये थी कि अपने ज्यादातर ये जो डिटेल्स शेयर करते हैं, जो स्टोर करते हैं, ये अपनी कंट्री से बाहर, ये चाइना के अंदर करते हैं। चाइना के अंदर इनकी जो डिटेल्स शेयर थी, जो स्टोर्ड थी, इसका फायदा साइबर अपराधियों ने उठाया और 50 करोड़ के करीब इनके जो कस्टमर्स हैं उनका डेटा डार्क वेब में अप्रैल 2020 में सेल कर दिया। इस वीडियो के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं ई-स्कॉलर्स। ई-स्कॉलर्स एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको चैट जीपीटी, कैनवा, टेली और पब्लिक स्पीकिंग जैसे बेहतरीन कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों स्किल से ज्यादा आजकल दुनिया में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इन कोर्सेज को सीखकर आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। तो इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। तो आपने देखा कि किस तरह से अब देश के अंदर ना सिर्फ एक आम नागरिक बल्कि दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनीज हैं उनका डेटा और उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा हाशिए पर लटकी हुई है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी कंपनीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया के अंदर साल 2023 के अंदर साइबर सिक्योरिटी स्पेस का मार्केट वैल्यू $6 बिलियन से ज्यादा का था और इसमें अब इजाफा होने की ही बात कही जाती है जैसे जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आगे बढ़ता जाता है। बता दें आपको कि इंडिया के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड है ये तो बढ़ रही है, लेकिन अभी भी स्किल्ड और ट्रेन्ड प्रोफेशनल की कमी है। साथ ही में ये भी कहा जाता है कि देश के आम नागरिकों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस बहुत कम है। लीस्ट अवेयर हैं हम हिंदुस्तानी, जिसके चलते हमें कई बार ऐसी ठगी का सामना करना पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ तो ऐसा कोई अपराध हो ही नहीं सकता, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। अगर आप ये भूल में हैं कि देश में उन इलाकों में ऐसे क्राइम्स होते होंगे जहां पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है या फिर लोग गांवों में बसते हैं, उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है कि साइबर क्राइम क्या होता है। यहां पर आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारे देश में हॉटस्पॉट जो माना जाता है साइबर क्राइम्स का, ये मुंबई है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में सबसे ज्यादा साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, खासकर नवी मुंबई में जहां पर लैविश लाइफस्टाइल जीने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि साइबर ठगों को भी पता है कि सबसे ज्यादा पैसा यहीं से निकाला जा सकता है और यही वो कोशिश भी करते हैं। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। साल 2019 का डेटा देखें तो दुनिया भर में 35 करोड़ से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स के साथ साइबर ठगी होती है और अकेले 13 करोड़ इंडिविजुअल्स हमारे देश में यानी कि भारत में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत की स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। और खास बात यह है कि 63% के करीब के इंडियंस को जिनके साथ ठगी हुई है उन्हें पता ही नहीं कि इस फ्रॉड के बाद अब मैं क्या करूं। तो आपको इसमें यह भी जानने की जरूरत है कि आपके अधिकार क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहले अगर आपके साथ बैंकिंग रिलेटेड कोई फ्रॉड होता है, अगर आपको संदेह हो रहा है कि किसी को आपकी बैंक डिटेल्स और इंफॉर्मेशन पता चल गई है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक से कांटेक्ट करके अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवाइए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको अपनी सावधानी बरतनी है तो पहले आपको ये कदम उठाना पड़ेगा।
दूसरा नंबर, आपको एफआईआर दर्ज करवानी है कि आपके कंसेंट के बिना किस तरह से एक फ्रॉड आपके साथ हुआ है, इसीलिए आपको एक एफआईआर करवानी जरूरी है। ये आपकी लीगल बैकिंग हो जाती है इन केस अगर आप चाहते हो कि आपका जो पैसा गया है उसे वापस से वसूल लिया जाए। इसी के अलावा आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ साइबर ठगी करने की कोशिश कर रहा है तो आप डायल 100 पर कांटेक्ट करके उनकी डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा 112 को भी कांटेक्ट करके डिटेल्स शेयर की जा सकती हैं। साथ ही में महिलाएं चाहे तो 181 पर कांटेक्ट कर सकती हैं अगर उनके साथ कोई साइबर स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही में आप cybercrime.gov.in पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ इस तरह के अगर कदम आप उठाते हैं तो यहां पर चांसेस बनते हैं कि आपका जो पैसा है उसे रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। और अगर आप शांत रह जाते हैं, आप कोशिश भी नहीं करते हैं, तो यहां पर आपका जो पैसा गया है उसे रिकवर होने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो आगे से आपको सावधानी बरतनी है और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें कोई परेशान कर सकता है, उनके साथ कोई साइबर ठगी कर सकता है। और इसी तरह के तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टेलीग्राम पे फ्लरिश कर रही है, उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको कोई रुपए नहीं खर्च करने हैं। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स आपको अवेयर करने के लिए भेजते रहते हैं, जिसमें हमने चर्न आउट किए हैं इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट जैसे अखबारों की डिटेल्स, और एक पीडीएफ फॉर्म में आपको फ्री करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। साथ ही में डेली क्विजेस भी होती हैं ताकि आप बेहतरीन और एक अवेयर इंसान बन सकें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।